नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर रानी अवंतिका अब राघव से कहती है कि रानी आलिशा को और साथ के साथ महेंद्र को स्वाति के पैलेस में भेज दो और साथ के साथ एक काम और भी करना, अंजलि मल्होत्रा को भी इंडिया में उसके फिर वापस उसे अपने घर पर भेज दो, यहाँ पर हम संभाल लेंगे। उन्हें अब रानी आलिशा की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बात पर अब बूढ़े बाबा कहते हैं जी वो कैलाश अधिकारी के 2 आदमी हैं, मैं उन्हीं के साथ इन दोनों को भिजवा देता हूँ। इस बात पर रानी साहिबा हाँ में अपने सिर को हिला देती है और इसके बाद अब वो किंग की हेल्प करने के लिए अंदर की तरफ चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर इंडिया में पांडिचेरी, जिसका नाम बदलकर पुडुचेरी रखा गया है, उस समय इसे पांडिचेरी कहा जाता था, लेकिन वर्तमान समय में इसका ऑफिशियल नाम अभी पुडुचेरी है। ये इस वक्त एक यूनियन टेरिटरी है। एक चोपर अब वहाँ पर आसमान में उड़ रहा था। अब राजेश्वर ने कहा तुम श्योर तो हो ना कि हमें यहाँ पर कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा, कहीं ऐसा ना हो कि हमें यहाँ पर भी कुछ भी ना मिले और हमारा यहाँ पर आना व्यर्थ हो जाए। अब राजेश्वर की इस बात पर यशपाल ने कहा कुछ नहीं राजेश्वर, यहाँ पर तो हमें बहुत कुछ मिलेगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है यहाँ पर हमें मिलने की बहुत ही संभावना है। ये कहते हुए ही वो दोनों अभी अपनी एक उंगली को दिखाते हुए ही कहते हैं वो रहा रावत फोर्ट, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। हम एक काम करते हैं, सीधा का सीधा हम अपने इस चौपर से उस फोर्ट के ऊपर ही कूद जाते हैं ताकि हमारा काम थोड़ा सा और बिजी हो। इस बात पर अब राजेश्वर ने कहा इसे ज्यादा मेंटेन तो नहीं किया जा रहा है ना, इसकी हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये काफी सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। इस बात पर अब यशपाल ने कहा तुम्हें क्या लगता है, क्या रावत रियासत की ब्लड लाइन अभी जिंदा होगी? देखो मैं जहाँ तक मुझे लग रहा है इसे देखकर तो मैं यही कह सकता हूँ कि इसकी ब्लड लाइन के होने की उम्मीद तो बहुत ही कम है। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि उस अवंतिका को इतना भी याद होगा कि ये उसी का किला था, उसके माँ बाप का किला था। और रही बात विजय रावत की तो उसकी हालत तो किसी से भी छुपी नहीं है और सूर्य के साथ क्या हुआ है ये तो सभी को ही पता है। तो अभी के लिए रिलैक्स रहो क्योंकि मुझे तो दूर दूर तक इसकी कोई भी ब्लड लाइन अभी शो नहीं हो रही और वैसे भी मुझे बहुत ही कम उम्मीद है कि इस रियासत की ब्लड लाइन को इसकी हिस्ट्री पता भी होगी, क्योंकि अगर इसकी कोई ब्लड लाइन होगी भी तो मुझे नहीं लगता उन्हें अपने पूर्वजों के इतिहास को पता होगा। ये कहते हुए वो अपने चौपर से अब यहाँ पर एक लैडर को नीचे गिराते हैं और अब उस लैडर के ऊपर से नीचे की तरफ धीरे धीरे उतरने की कोशिश करते हैं। अब राजेश्वर पैरामल सबसे पहले अब उसके ऊपर से होते हुए ही वो सबसे पहले अब उस फोर्ट के छत पर जंप कर जाता है और राजेश्वर के जंप करने के बाद इसके बाद उन्हें फॉलो करते हुए अब यशपाल अग्रवाल भी वहां पर उसी फोर्ट के ऊपर आ जाते हैं। उस फोर्ट की दीवारें यहाँ पर काफी ही मोटी थी क्योंकि ये बहुत पहले समय में बनाया गया था। बिग स्टोन्स और ब्रिक से ये इसकी दीवारें बनाई गई थी उस समय के हिसाब से, लेकिन आज भी अगर इस फोर्ट में अटैक हुआ तो ये फोर्ट सबसे सेफ रहेगा क्योंकि इसकी दीवारों में इतनी मजबूती थी। ये फोर्ट अभी भी दिखने में भले ही काफी पुराना नजर आ रहा था लेकिन ये अभी भी उतना ही मजबूत था जितना मजबूत वो पहले रहा होगा। इस फोर्ट में टावर भी काफी हाई पर थे जिससे कि दूर से भी दुश्मनों को देखा जा सकता था, क्योंकि जब पुराने समय में इसे बनाया गया था तो इसे इसी चीज को ध्यान रख कर बनाया गया था कि अगर कोई भी राजा कोई भी दुश्मन अगर इस फोर्ट पर हमला करने के लिए आए तो इन ऊंचे ऊंचे टावर से उन्हें पहले से ही देखकर यहाँ पर इस टावर के इस किले के राजा अपने आदमियों को पहले से ही सचेत कर सके और इसके गेट काफ़ी बड़े थे। जैसे ही वो दोनों भी यहाँ से छत से होते हुए ही नीचे की तरफ जाने लगते हैं तो उन दोनों को ही यहाँ पर खांसी आने लगती है।
दोनों अब अपनी खांसी को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे कि राजेश्वर अब अपनी पॉकेट से अपने रुमाल को निकालते और वो अब उसे अपने मुंह को ढककर आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि ये किला काफी समय से बंद था। यहाँ पर धूल मिट्टी बहुत ही ज्यादा थी। उनके पैदल चलने से भी उनके यहाँ पर धूल उड़ रही थी। जैसे जैसे धूल के ये कण उड़ रहे थे और सांस लेते हुए इनके अंदर जा रहे थे, तो इनकी वजह से इन दोनों को ही खांसी आनी शुरू हो जाती है। राजेश्वर ने तो यहाँ पर अपने नाक के ऊपर इस रुमाल को बांध ही लिया था, तो वही यशपाल को भी यहाँ पर आने के बाद अब धुंधला धुंधला सा अब अपना बचपन याद आता है। यहाँ पर बचपन की कुछ बातें उसे याद आ रही थी। वो भी यहाँ पर राजेश्वर से कहते हैं, मेरे ख्याल से वो रूम था राजा और रानी का। अब यशपाल की ये बात सुनते ही राजेश्वर अब अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए ही कहते हैं, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आना सफल हो जाए, क्योंकि अगर यहाँ पर भी आना हमारा सफल नहीं हुआ तो फिर हमारे आगे का क्या रास्ता होगा, क्योंकि हमारे पास वैसे भी पहले ही बहुत ही समय है, और अगर यहाँ पर भी आना हमारा वेस्ट हो गया तो फिर तो सच में बहुत ही बुरा लगेगा, क्योंकि हमें भीमेश्वरी गांव से भी कुछ नहीं मिला है। हमारे पास इतना वक्त तो है, ये इतना वक्त नहीं है। और ये कहते हुए ही वो दोनों अब नीचे की तरफ जाने लगते हैं। तो वहां पर जैसे ही वो लोग नीचे की तरफ जा रहे थे तो कुछ एंटीक्यू शो पीस थे, लेकिन धूल मिट्टी और जाले उनके ऊपर लगे हुए थे, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से दिख भी नहीं पा रहे थे। इधर आगे बढ़ते हुए अब राजेश्वर ने कहा, तुम्हें कुछ जलने की स्मेल आ रही है क्या यशपाल? इस बात पर अब यशपाल ने कहा, हाँ राजेश्वर, जलने की बू तो आ रही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या था? क्योंकि इस महल को देखकर तो साफ साफ पता चल रहा है कि इसे सालों तक इसके अंदर कोई भी नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर क्या जल सकता है? यही मुझे तो ये बात ही समझ में नहीं आ रही है। यही सोचकर ही वो दोनों अब जैसे ही यहाँ पर महाराज के रूम के दरवाजे के पास आते हैं तो उसे देखकर अब वो कहते हैं, यार देखो, जलने की बू तो यहीं से ही आ रही है, क्या अंदर जाकर देखें? ये कहते हुए ही वो दोनों एक दूसरे से की आंखों में ही देखते हैं, और अब यहाँ पर आंखों में इशारे के साथ अब वो दोनों दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही यहाँ पर सामने से दरवाजा खुला तो सामने देखकर तो वो दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। इधर यशपाल भाग कर जाता है तो वो कहता है, किसने किया है ये सब? कौन है यहाँ पर? अरे हमारे अलावा ये आग किसने लगाई? क्योंकि देखो यहाँ पर तो साफ साफ नजर आ रहा है कि किसी ने अभी ही आग लगाई है। और ये कहते हुए ही वो अपने हाथ से उस आग को बुझाने की कोशिश करने लगते हैं। क्योंकि जैसे ही ये दोनों यहाँ पर इस किले में आते हैं तो उससे पहले ही यहाँ पर किसी ने इस किले में आग लगा दी थी, मानो शायद उसी चीज को ही जो ये यहाँ पर ढूंढने के लिए आए हो, ताकि इन्हें कोई भी सबूत यहाँ से ना मिल सके। तो उन्हें ऐसे करता हुआ देखकर अब यहाँ पर राजेश्वर अब यशपाल को रोकते हुए ही कहते हैं, व्हाट्स रॉन्ग विद यू यशपाल, क्या कर रहे हो तुम ये? अरे क्या पागल हो गए हो क्या? इस तरह अपने हाथों से कौन आग को बुझाता है? तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि जिन हाथों से तुम इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हो वो आग तुम्हारे हाथों को भी जला देगी। ये कौन सा तरीका है आग को बुझाने का? सच कहूँ तो मुझे तो अब ये समझ में ही नहीं आता है कि यहाँ पर अभी कौन था जिसे ये पता था कि शायद हम यहाँ पर आने वाले हैं, और उससे पहले ही उसने यहाँ पर आग लगा दी। जिसने भी ये हरकत की है उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि हमें तो ये भी नहीं पता कि ये क्या जल रहा है। और ये कहते हुए ही अब वो कहते हैं, नीचे पानी है यशपाल, जब तक हम यहाँ पर पानी लेकर आएंगे ना तब तक तो ये सब कुछ जलकर राख हो जाएगा, क्योंकि पानी लाने में भी हमें समय लगता है। आग की लपेटें यहाँ पर किस तरह से फैल रही हैं, इसलिए हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो सोचना होगा। हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम पानी लाकर इस आग को बुझा सकें। और सबसे पहले ये क्या आखिर कौन है ऐसा जिसकी नज़र हम पर ही है, जो अपनी नज़रों को हम पर बनाए हुए हैं, जिसे ये अच्छी तरह से पता है कि हमारा अगला कदम क्या होगा। पूरी की पूरी मेहनत ही बर्बाद हो गई। अरे हम यहाँ पर सोच कर आए थे कि हमें यहाँ पर कुछ मिलने वाला है, और शायद ये वही चीज़ थी जिसे हम तलाशते हुए यहाँ पर आए थे। राजेश कंवर की इस बात पर अभी यशपाल ने कहा, जो भी कोई यहाँ पर हो,
या जो भी हो, हाँ कोई कोई तो यहाँ पर आया था। ऐसा तो यही, इसका तो यही मतलब है कि हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। मतलब किसी को हमारे बारे में पता था और उसे पता था कि हम अगर यहाँ पर आए हैं तो हम इस चीज़ तक पहुँच सकते थे, और इसलिए उसने पहले ही यहाँ पर ये आग लगा दी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम कोई गलत ट्रैक पर हैं। एक काम करो राजेश्वर, उस पार्वती मल्होत्रा ने यशवंत को बताया था ना कि अवंतिका के बारे में। हाँ मैं तो ऐसा करो, अब उसे उठाओ, अपने आदमियों को ऑर्डर दो कि मुझे पार्वती मल्होत्रा हर हाल में चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अब हमें बस सिर्फ और सिर्फ पार्वती मल्होत्रा तक पहुंचना है, और एक बार अगर हम पार्वती मल्होत्रा तक पहुंच गए तो उसके बाद तो यहाँ पर कड़ियाँ जुड़ते जुड़ते हम उस तक पहुंच ही जाएंगे। और भी और उसके ही कुलदेवी के मंदिर में जो कहानी हमने वहाँ पर उस मंदिर में अधूरी छोड़ी थी ना, अब वक्त आ गया है उस कहानी को पूरा करने का। अब मैं भी देखता हूँ कि वो पार्वती मल्होत्रा अपना मुंह कैसे नहीं खोलती है। अब तो उसे हर हाल में अपने मुंह को खोलना ही होगा। इस बात पर अब राजेश्वर ने कहा, हाँ यार तू सही कह रहा है। वैसे देखा जाए तो वो अवंतिका को अपनी कुलदेवी के मंदिर में प्रोटेक्शन देने वाली तो वही ही थी ना, क्योंकि जिस समय अवंतिका अपने जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही थी, जिस समय वो हम सब से छिप कर भाग रही थी, उस समय एक वो पार्वती ही थी जिसने उस समय अवंतिका को शरण दी थी। वो उसे प्रोटेक्ट कर रही थी, लेकिन वो तो अवंतिका की किस्मत बुरी थी कि वो उसके बावजूद भी मारी गई। और ये कहते हुए ही वो यहाँ पर अब अपने फ़ोन को निकाल कर अपने फ़ोन से एक नंबर को डायल कर देते हैं। कुछ ही देर की रिंग के बाद जब सामने से हेलो की आवाज़ आती है तो यहाँ पर अब राजेश्वर कहते हैं, मुझे पार्वती मल्होत्रा चाहिए एट एनी कॉस्ट, जहाँ कहीं से भी लाओ, लेकिन मुझे वो हर हाल में चाहिए है, क्योंकि अब एक वही है जो हमारे काम को अंजाम तक पहुंचा सकती है। और ये कहते हुए ही अब ये अपने प्लान को अपने आदमी को समझाने लगते हैं। कुछ देर तक अपने आदमी को इस तरह से अपनी सारी की सारी बातें और प्लान समझाने के बाद वो अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद अब राजेश्वर यहाँ पर यशपाल की तरफ देखते हैं और कहते हैं, चलें अब यहाँ से। इस बात पर अब जवाब देते हुए यशपाल ने कहा, हाँ चलो, और वैसे भी अभी यहाँ पर रुकने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि अब तो मुझे लगता है कि हमें इस किले को भी ढूंढने का या यहाँ पे छानबीन करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर यह आग लगी है उसे देखकर तो अब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो चीज़ हम ढूंढने आए थे ये वही जली है। एक दूसरे से बात करते हुए वो दोनों अब फिर से ऊपर छत की तरफ जाने लगते हैं। और जैसे ही वो दोनों अब ऊपर छत की तरफ जाते हैं तो उनके जाने के बाद अब एक शख्स एक रूम से बाहर निकलकर बस उन्हें ही देख रही थी कि तभी एक गरुड़ उनके कंधे पर आकर बैठ जाता है। उसे देखकर अब ये शख्स कहती है, अच्छा हुआ जो तुमने मुझे सब कुछ पहले ही बता दिया। जो सच मुझे पता चला है वो मैं कभी इस दुनिया के सामने कभी भी नहीं आने दूंगी, क्योंकि ये शख्स किसी के भी सामने आने देना बहुत ही बड़े प्रलय को बुलावा देना है। और ये कहते हुए ही वो अपने गरुड़ को देखकर कहती है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें अभी क्या करना है। इस बात पर वो गरुड़ भी हाँ में अपनी पलकों को झपका देता है। तो वहीं उस गरुड़ को इस तरह से पलके झपकाता हुआ देखकर अब ये शख्स ये भी यहाँ पर अपने दूसरे हाथ में ली हुई डायरी को, जिसने उसे भी यहाँ पर पीछे की तरफ किया हुआ था, उसे वो अपने पीछे की तरफ से सामने लाती है। और उस डायरी को देखकर अब वो अपने मन में कहती है, मेरे यहाँ आने की वजह तो मुझे समझ में आ गई कि आखिर मैं यहाँ पर क्यों आई, और यहाँ पर आने का मुझे फ़ायदा भी मिला। अब मुझे यहाँ से जल्द वाराणसी के लिए निकलना होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि अनिका जो काम करने के लिए गई है, अनिका वहाँ की सिचुएशन को अच्छी तरीके से संभाल लेगी। और वो अपने कंधे पर बैठे हुए गरुड़ को देखकर अब कहती है, अच्छा हुआ जो तुमने मुझे ये बता दिया कि धनंजय और करण लंदन पहुँचने वाले हैं, और इन दोनों का क्या करना है ये तो मुझे अच्छी तरह से पता है।
और ये कहते हुए ही वो अब सामने के दरवाजे की तरफ जाने लगती है कि तभी यहाँ पर स्वाति के हाथ से अब वो डायरी नीचे गिर जाती है, क्योंकि यहाँ पर इस किले में आग लगाने वाली कोई और नहीं बल्कि स्वाति मल्होत्रा ही थी। तो जैसे ही ये डायरी नीचे गिरती है तो उस डायरी के अंदर से भी यहाँ पर एक तस्वीर निकलकर वो भी साथ के साथ नीचे गिर जाती है, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा ने अब तक इस डायरी को खोल कर नहीं देखा था। तो भी यहाँ पर वो लेडी अब उस डायरी को उठाने के साथ साथ वो जैसे ही अब उस तस्वीर को भी उठाती है तो वो उसे पलट कर देखती है, तो जो चेहरा उसके सामने आता है उसे देखकर तो स्वाति की आंखें एकदम से ही बड़ी बड़ी हो जाती हैं और उसके मुंह से अब अचानक से ही निकल जाता है, तो ये है वसुंधरा रावत। क्या इन्हें कभी किसी ने भी नहीं देखा है? क्या बूढ़े किंग भी इनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं? लेकिन फाइनली आज इनके बारे में पता चला। मुझे बस अब हर हाल में वाराणसी के लिए निकलना ही होगा। मेरे सवाल के कुछ जवाब जो यहाँ पर छूट गए हैं वो मुझे बस वहीं पर ही मिलेंगे, इसलिए अब मुझे अपने सवालों की तलाश में यहाँ से निकलना है। ये कहते हुए ही वो वहाँ से चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ इधर पेरिस के मैनेजमेंट कॉलेज में अवंतिका जैसे ही अब यहाँ पर कैंपस के अंदर आती है किंग की हेल्प करने के लिए, तो वो देखती है कि किंग लगातार यहाँ पर फायर कर रहे थे और उनका साथ यहाँ पर कैलाश अधिकारी भी दे रहे थे। यहाँ पर इस कैंपस में बस गोलियों पे गोलियां ही चली जा रही थी। तो वहीं ऊपर से यहाँ पर फायरिंग ब्लैक कैट कर रही थी। दोनों ही तरफ से गोलियां चल रही थी और कैंपस में यहाँ पर लाशों के ढेर पर ढेर लगते जा रहे थे। अवंतिका की नज़र जब यहाँ पर उस औरत के ऊपर जाती है जो कि सिर्फ ब्लैक कैट को ही देख रही थी, उसे इस तरह से ब्लैक कैट की तरफ देखता हुआ देखकर अब अवंतिका अपने मन में ही कहती है, अच्छा तो ये है इन लोगों का नया एक्सपेरिमेंट। यही सोचकर वो अब अपने कदमों को अब उसी औरत की तरफ ही बढ़ा देती है। वो जैसे अब उस औरत के सामने जाती है तो वो औरत अब एक और ब्लैक कैट को देखकर अब पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि एक ब्लैक कैट तो वो थी जिसे वो औरत तब से देखे जा रही थी और दूसरी यहाँ पर क्योंकि रानी अवंतिका ने भी ब्लैक कैट का आउटफिट पहना हुआ था। तो अब अपने सामने दो ब्लैक कैट को देखकर वो हैरान थी। वो कभी अपने सामने देखती है तो कभी अपने पीछे कॉलेज के टेरेस पर। तो वहीं एनी ने जब एक और ब्लैक कैट को वहां पर देखा तो बैनी भी अब अपने मन में सोचती है, ये कौन है? ये बॉस है या फिर अनिका मैडम? अरे इन्हें देखकर तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है। एनी इधर अपने सामने खड़ी ब्लैक कैट को देखकर वो अब अपने काम में फिर से लग जाती है, क्योंकि एनी को पता था कि उसे वो यहाँ पर लगातार गोलियां चलाएगी तभी वो यहाँ पर सिचुएशन को अपने कंट्रोल में कर सकती हैं। अभी उसके पास ज़्यादा समय नहीं था, चाहे यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा हो या अनिका, वो ये सब बाद में भी पता लगा सकती थी। इसलिए इन सब चीज़ों को एक तरफ छोड़कर वो लगातार फायरिंग करना शुरू कर रही थी। तो वहीं अवंतिका भी अब तक उस औरत के साथ फाइट करना शुरू कर देती है। तो वहीं अब वो औरत कहती है, क्या लगता है तुम्हें? हाँ, मैं हार गई? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं कभी भी हार ही नहीं सकती हूँ। और ये कहते हुए ही वो औरत अब अपने हाथों से ताली बजा देती है। जैसे उस औरत ने यहाँ पर तालियां बजाई तो कुछ ही देर में वहाँ का पूरा आसमान अब यहाँ पर चौपर से भर जाता है और सभी अब ऊपर आसमान में देखने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे चोपड़ों की आवाज को सुनकर वो सब ऊपर की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पर रानी अवंतिका कभी अपने सामने खड़ी उस औरत को देखती है तो कभी आसमान में उड़ रहे इतने सारे चोपर को देखती है। अब इन सब को देखने के बाद अब यहाँ पर रानी अवंतिका ने कहा, क्या लगता है तुम्हें? हाँ, तुम सभी को सारे केमिकल तुम लोगों के पास हैं? हाँ, ये कहते हुए ही वो अपने रिवॉल्वर को निकालने के बाद अब उस औरत के ऊपर अब अपनी गन को तान देती है। इधर रानी अवंतिका की एक नज़र अगर उस औरत पर थी तो एक उसकी नज़र यहाँ पर ऊपर आसमान में थी। उसने दोनों ही तरफ अपनी नज़रों को बनाया हुआ था। तो वहीं रोहित ने जब ऊपर की तरफ देखा तो उसके उसके होठों पर एक सार्कास्टिक से स्माइल आ गई थी और वो अब नीचे की सिचुएशन को हैंड ओवर करते हुए ही अब अपनी पॉकेट से एक आई ग्लासेस को निकालकर अब वो जल्दी से पहन लेता है।
तो वहीं किंग को ऐसे करता हुआ देखकर अब यहाँ पर रानी अवंतिका ने कहा, वाओ वेरी इंटेलिजेंट किंग, अब केमिकल अटैक का जवाब होगा उनके उनके एंटीडोट के साथ। ये सोचकर रानी अवंतिका ने यहाँ पर एक जोर का पंच अब उस औरत के मुंह के ऊपर मार देती है, क्योंकि जैसे ही रोहित ने यहाँ पर इन ग्लासेस को लगाते हुए देखा तो वो अब समझ जाती है कि अगर ये लोग यहाँ पर केमिकल से अटैक कर रहे हैं तो हम उसके बदले एंटीडोट से इनके ऊपर वार करेंगे। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर किंग ने ऑलरेडी अपने सन ग्लास अब यहाँ पर अपने आई ग्लासेस लगा लिए हैं। इधर जैसे ही रानी अवंतिका ने उस औरत के मुंह पर एक जोर का पंच मारा तो वो औरत यहाँ पर एकदम से ही दूर जाकर गिरती है। तो वहीं रानी अवंतिका ने जल्दी से जैसे ही वो औरत गिरती है तो वो भी अब अपनी पॉकेट से अपने आई ग्लासेस को निकालती है और अब उन्हें जल्दी से पहन लेती है। और उन्हें पहनते हुए वो एक छोटी सी गन को अब अपने हाथ में लेकर ऊपर आसमान की तरफ चला देती है। इधर कुछ ही देर में उन सभी को रेनबो के कलर दिखाई देते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर रानी अवंतिका ने कहा, किंग बी रेडी फॉर दैट अटैक, पहले उन्हें अपना काम करने दीजिए, ये कलर हमें प्रोटेक्ट करेंगे। इस बात पर अब यहाँ पर किंग ने भी अवंतिका की बात को सुनकर थम्स अप का इशारा कर दिया और वो अब अपनी पॉकेट से वो भी अब अपनी पॉकेट से सेम वैसे ही गन को निकालता है जैसे रानी अवंतिका के पास ये गन थी। इधर कुछ ही देर में यहाँ पर केमिकल फाइट अब शुरू हो चुकी थी, जहां पर आसमान से केमिकल रिलीज हो रहा था, क्योंकि दुश्मनों की टीम के लोग यहां पर ऊपर से केमिकल को छोड़ रहे थे तो वहीं नीचे से किंग और अवंतिका हर केमिकल के एंटीडोट को रिलीज कर रहे थे। जब उस औरत ने ये सब केमिकल का खेल होते हुए देखा तो अब वो वहां से कॉलेज के अंदर की तरफ जाने लगती है, क्योंकि वो भी यहाँ से बचकर भाग रही थी। इधर किंग की नजर तो यहाँ पर सभी जगह थी तो किंग ने यहाँ पर उस औरत को भागते हुए देख लिया था और किंग अब समझ गए थे कि ये कुछ तो ऐसा करने वाली है जो शायद हमारी भी सोच से परे है। इसलिए किंग यानी कि रोहित को अब अच्छी तरह से पता था कि इस केमिकल फाइट को तो रानी अवंतिका के साथ मिलकर संभाल लेगी, क्योंकि इस एंटीडोट से वो यहाँ पर इस सारे के सारे केमिकल को आसानी से खत्म कर सकते थे। तो इधर किंग भी अब यहाँ पर ये सोचते हुए ही अब ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि किंग को भी यहाँ पर इस औरत के ऊपर ही अपनी नजरें बनाए रखनी थी। कुछ ही देर के बाद वो औरत जैसे ही कॉलेज के टेरेस पर जाती है तो वहां जाने के बाद अब उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, अगर तुम्हें लगे कि सारी सिचुएशन तुम्हारे हाथ से निकल जाए और तुम्हारे पास कुछ भी ना बचा तो तभी तुम इस स्टेप को उठाओगी। और क्योंकि लास्ट ऑप्शन तक इसे बिल्कुल भी करने की नहीं सोचोगी, लेकिन जब एक आखिरी ऑप्शन ही यही बचे तब तुम्हें ये स्टेप उठाना है। तुम समझ रही हो ना। जैसे ही बात उसे ये याद आती है तो वो अब अपने हाथ में लिए हुए रिवॉल्वर को अब अपने सिर पर रखती है और वो अब अपनी आंखों को बंद कर देती है और उसकी उंगलियां अभी यहाँ पर ट्रिगर पर ही थी और वो अब अपने मन में ही सोचती है, मैं अकेले नहीं मरने वाली हूँ। ये सोचकर वो ट्रिगर को दबाने ही वाली थी कि तभी किसी ने अचानक से उसके हाथ को ऊपर कर दिया। जैसे ही यहाँ पर उसका हाथ ऊपर हुआ तो वो गोली ऊपर आसमान में उड़ रहे एक चोपर में जाकर लगती है, जिससे कि ऊपर आसमान में अब यहाँ पर एक जोर का ब्लास्ट होता है, क्योंकि ये औरत यहाँ पर अपने आप को शूट करने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर इसे बचाकर इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया था। इधर वो औरत जब अपने सामने वाले को देखती है तो वहाँ पर खुद किंग खड़े हुए थे, क्योंकि किंग ने समय रहते ही यहाँ पर इस गोली को ऊपर की तरफ मोड़ दिया था। उन्हें देखकर अब उस औरत ने कहा, तुम्हें से कोई भी मुझे नहीं मार सकता है। अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया ना तो मेरे खून में जो ड्रग दौड़ रहा है उसका असर सिर्फ यहाँ पर ही नहीं होगा बल्कि पूरे के पूरे पेरिस में भी होगा और उसके बाद जो भी तबाही होगी ना उसे कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि मेरा शरीर पूरा का पूरा ड्रग से भरा हुआ है। ये कहते हुए ही वो औरत अब जल्दी से अपनी पॉकेट से एक नाइफ निकालकर अब अपनी कलाई पर कट लगा देती है। जैसे ही इस औरत ने अपनी कलाई पर यह कट लगाया तो उससे अचानक से बहुत सारा खून बहने लगता है। जैसे ही उसका ब्लड अब यहाँ पर एयर के साथ कांटेक्ट में आता है तो रोहित की नज़र अब अपने आसपास जाती है।
तो वो यहाँ पर तो पेड़ जैसे जैसे ये ब्लड अब पेड़ों पर तक जाता है तो एक एक करके यहाँ पर सभी पेड़ सूखने लगते हैं और उन पेड़ों के ऊपर जितने भी पंछी थे वो भी यहाँ पर इस संपर्क में आने के बाद सीधा का सीधा मरते जा रहे थे। ये देखकर तो रोहित ने अपनी पॉकेट से बिना ज़्यादा समय गवाए वो जल्दी से एक रुमाल को निकालता है और जल्दी से अब इस औरत की कलाई पर बांध देता है और साथ के साथ वो कहता है ये क्या किया तुमने, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा। किंग की इस बात पर अब वो औरत कहती है क्या लगता है किंग ये करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो सकता है क्योंकि अगर आपने ये सोच लिया है कि आप ये हल्का सा कपड़ा मेरे हाथ पर बांधेंगे और आप मेरे ब्लड को बहने से रोक लेंगे तो ये हो ही नहीं सकता और ये ऐसा मैं ऐसा कुछ होने ही नहीं दूंगी क्योंकि मैं आपको ये सब रोकने ही नहीं दूंगी। इधर उस औरत की ये बात सुनते ही अब रोहित ने कहा अगर बात सिर्फ तुम्हारी मौत की है ना तो जरूरी नहीं है कि मौत देने का सिर्फ एक ही तरीका हो और भी बहुत सारे तरीके हैं क्योंकि तुम्हारी मौत तो तय है लेकिन इस तरह से नहीं। किंग की इस बात पर वो औरत कहती है नहीं नहीं किंग, ऐसा तो कोई भी तरीका नहीं है, तुम यहाँ पर मेरे साथ होना तो अब तुम देखो मैं अब आगे और क्या कर सकती हूँ। मैं तुम्हें अभी जुठलाती हूँ क्योंकि आज तुम मेरे साथ ही मरोगे। मुझे ये तो पता है कि मेरी मौत तो पूरी तरह से तय है लेकिन मैं अकेली भी नहीं मरने वाली हूँ। आज तुम मेरे पास हो तो आज तुम मेरे साथ ही जाओगे। ये कहते हुए वो किंग की आंखों में देखती है तो वहीं किंग अब यहाँ पर जैसे ही वो औरत इसकी आंखों में देखती है तो किंग उस औरत को एक पंच मारते हैं और वो खुद उसे दूर कर देता है। और अब किंग कहते हैं तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट तो बहुत ही अच्छा किया गया है लेकिन बस एक गलती हो गई है, तुम्हारे बनाने वाले को इस बात का भी पता ही नहीं था। वो औरत अब किंग को कुछ बताने लगती है। उसकी सारी की सारी बातों को सुनने के बाद अब वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन किंग अब यहाँ पर उसके हाथ को पकड़कर अब वो उसे कॉलेज के वाटर टैंक के पास लेकर जाने लगते हैं क्योंकि इस औरत के मन में यही प्लान था कि किंग यहाँ पर उसे अभी के अभी तो मरने बिल्कुल भी नहीं देंगे और ना ही वो उसे खुद अपने हाथों से मार सकते थे क्योंकि अब किंग को भी इस बात का अंदाजा हो गया था कि अगर इस औरत का यहाँ पर और भी खून बहा तो यहाँ पर बाकी जितने भी यहाँ पर सजीव प्राणी हैं चाहे वो इंसान हो पेड़ हो पक्षी हो वो कोई भी नहीं बच पाएंगे। इसलिए अब किंग जल्दी से उसके हाथ को पकड़कर उसे टैंक की तरफ खींच कर लेके जाते हैं तो वहीं वो अब वो औरत खुद को छुड़वाने की कोशिश करती है क्योंकि वो बिल्कुल भी किंग के साथ नहीं जा सकती थी। शायद उसे भी अंदाजा हो चुका था कि अब किंग उसके साथ क्या करेंगे लेकिन यहाँ पर किंग की ग्रिप बहुत ही ज़्यादा थी। किंग की ग्रिप इतनी ज़्यादा थी कि वो औरत खुद को छुड़वा भी नहीं पा रही थी। तो वहीं किंग अब उस औरत को यहाँ पर एक वाटर टैंक में ले जाकर अब उस वाटर टैंक के अंदर डाल देते हैं और कहते हैं मैंने कहा था ना तुमसे कि किसी को भी मौत देने के बहुत से तरीके होते हैं और ये भी एक मौत का तरीका होता है। इससे ना तो तुम्हारा खून यहाँ पर एयर के कांटेक्ट में आएगा और ना ही किसी और की जान जाएगी। और ये कहते हुए किंग ने उस टैंक को अब यहाँ पर उस औरत को उस टैंक में डालकर अब इस टैंक को एयर टाइट बंद कर दिया था ताकि ये औरत यहाँ पर इसी में ही दम घुट कर मर जाए। उसे अच्छी तरह से पता था कि इसके बाद का स्टेप उसे बहुत ही सोच समझ कर लेना होगा वरना। और इतना कहते हुए ही रोहित अब अपनी ही एक सोच में चला जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा के पैलेस में अब तक कैलाश अधिकारी के वो आदमी वहाँ पर रानी आलिशा और महेंद्र को वहाँ पर लेकर आ जाते हैं जैसे कि रानी अवंतिका ने यहाँ पर बूढ़े बापू को कहा था। इधर अपनी गाड़ियों से बाहर निकलकर वो आदमी अब दरवाजे के पास जाकर अब डोर बेल बजाने लगते हैं। कुछ ही देर के बाद जैसे ही सामने से दरवाजा खुला तो सामने आकाश गुलेरिया खड़ा था। आकाश गुलेरिया को देखकर अब वो दोनों ही अपना सिर झुकाकर अब सबसे पहले तो आकाश को ग्रीट करते हैं तो वही आकाश भी अब उन्हें देखकर कहता है अविनाश तुम यहाँ पर। इस बात पर अब यहाँ पर अविनाश ने कहा जी हाँ, वो हम रानी साहिबा और महेंद्र पीरामल को यहाँ पर लेकर आए हैं। अब उसकी इस बात पर आकाश ने कहा आलिशा को यहाँ पर, आलिशा ठीक तो है ना, कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं है। इस बात पर अब अविनाश कहता है
हाँ देखिए, वो अभी ठीक है, आपको उनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात, हम यहाँ पर अंजलि मल्होत्रा को यहाँ से लेने के लिए भी आए हैं, क्योंकि अब हमें अंजलि मल्होत्रा को यहाँ से लेकर जाना होगा। अब वो यहाँ पर और नहीं रुक सकती क्योंकि ये राजमहल से आदेश आया है। इसलिए आप अंजलि मल्होत्रा को हमारे साथ भेज दीजिए, ताकि हम उन्हें उनके वतन यानी कि उनके घर वापस भेज सकें।